भोपाल से जो खबरें आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। ये दोस्ती, भरोसा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती हैं। तो चलिए आज इन रिपोर्ट्स और इनसे जुड़े कानूनी पहलुओं को एक एक करके बिल्कुल गहराई से समझते हैं। दोस्ती, नशा, ब्लैकमेल और फिर शोषण, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस कहानी के हिस्से हैं जो भोपाल से सामने आ रही है। आज हम शुरुआती न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर इन चौंकाने वाले आरोपों के पीछे की पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर आरोप हैं क्या। अब तक क्या क्या बातें सामने आई हैं जिससे हमें अंदाजा हो कि असल में हुआ क्या था। अच्छा, ये पूरा मामला सामने कैसे आया? इसकी कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 से, जब पहली बार इस तरह के एक शोषण रैकेट की खबरें आने लगी। और फिर मई आते आते जैसे जैसे और जानकारी मिलती गई, गिरफ्तारियां हुई और जांच का दायरा भी तेजी से बढ़ता चला गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाने पर थे भोपाल के कॉलेज स्टूडेंट्स। आरोप ये है कि पहले उनसे दोस्ती की जाती, फिर उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनका शोषण किया जाता था और ये सब कुछ ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो पर रिकॉर्ड भी होता था। बताया जा रहा है कि इन सब गतिविधियों का सेंटर एक लोकल डांस एकेडमी थी और रिपोर्ट्स में फरहान और साद जैसे लोगों के नाम आए हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अब देखिए, जो बात इस केस को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो है अपराध करने का तरीका। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टमैटिक प्लान था। चलिए देखते हैं कि ये सब किया कैसे जाता था। ये एक पूरा साइकिल था जिसके 4 स्टेप्स थे। सबसे पहले दोस्ती और भरोसा जीतना, उसके बाद पीड़ितों को नशीले पदार्थ दिए जाते थे, फिर शोषण को रिकॉर्ड किया जाता था ताकि सबूत बनाया जा सके, और आखिर में उन्हीं वीडियोस और तस्वीरों का इस्तेमाल ब्लैकमेल और वसूली के लिए होता था। मतलब भरोसे से शुरू करके जबरदस्ती पर खत्म होने वाला एक पूरा जाल। और मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग तक ही नहीं रुका था। पुलिस की शुरुआती जांच में एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है। जब मोबाइल फोन और बाकी सबूतों को खंगाला गया तो पता चला कि इसका एक कमर्शियल एंगल भी था। कथित तौर पर कुछ रिकॉर्ड किए गए वीडियोस को पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों पर बेचने की भी प्लानिंग थी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के घिनौने अपराधों से निपटने के लिए हमारा कानून क्या कहता है। चलिए अब इस केस के कानूनी पहलू को भी समझ लेते हैं। देखिए, इस मामले में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की कई बहुत गंभीर धाराएं लगती हैं, जैसे कि रेप और गैंग रेप के लिए सेक्शन 375, 376 और 376 डी, ब्लैकमेल और जबरन वसूली के लिए सेक्शन 385 और 386 हैं। इसके अलावा पीड़ितों को धमकाने के लिए सेक्शन 506 और स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए सेक्शन 509 के तहत भी मामला बन सकता है। ये केस सिर्फ एक फिजिकल क्राइम नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा डिजिटल एंगल भी है। टेक्नोलॉजी ने इस अपराध को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के डिजिटल अपराधों के लिए हमारे पास क्या खास कानून है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट का सेक्शन 66E सीधे सीधे प्राइवेसी के उल्लंघन की बात करता है। इसका मतलब साफ है, अगर किसी की सहमति के बिना उसके प्राइवेट मोमेंट्स की तस्वीरें या वीडियो लिए जाते हैं या उन्हें कहीं भेजा जाता है तो ये एक गंभीर अपराध है, और इस मामले में तो ये सीधे सीधे लागू होता है। अब आईटी एक्ट में ही 2 और सेक्शन है, 67 और 67A, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 67 अश्लील यानी ऑब्सीन मटेरियल के बारे में है, वहीं सेक्शन 67A सीधे सीधे यौन रूप से स्पष्ट यानी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल की बात करता है, और इसमें सजा भी ज्यादा सख्त है। इस केस की गंभीरता को देखते हुए दोनों ही धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर ये पूरा केस इतना अहम क्यों है? ये हमें आज के डिजिटल दौर, हमारे समाज और कानून के बारे में क्या बताता है? आइए इसके बड़े सबक को समझते हैं। इस केस से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि आज फिजिकल और डिजिटल क्राइम कैसे एक दूसरे में मिल चुके हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि ब्लैकमेल करने का एक खतरनाक हथियार है। साथ ही ये केस ये भी दिखाता है कि आज की तारीख में डिजिटल सबूत किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कितने जरूरी हैं। और हाँ, ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे युवा सामाजिक माहौल में कितने वल्नरेबल हो सकते हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है,
जिस स्पीड से क्राइम फिजिकल दुनिया से निकलकर ऑनलाइन दुनिया में फैल रहा है, क्या हमारे कानून और हमारा समाज भी उसी रफ्तार से उससे निपटने के लिए तैयार हो पा रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।